हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आज हम अपनी क्लास 7 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है नगर व्यापारी और शिल्पी चन। देखिएगा, तो हम अपने जो चैप्टर से शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा चैप्टर उस पर हम जो एनसीईआरटी है वो कवर कर रहे हैं। और जो हमारी एनसीईआरटी है, हम एनसीईआरटी के जो बुक होती है 7th क्लास की, वो उसी तरह पढ़ रहे हैं जैसे कोई 7th क्लास का बच्चा हो। हम इतना एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम अपनी जो बुक है, वो अपने जो सिलेबस है वो क्लास वाइज कवर करते जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिएगा, अगर कोई भी यात्री किसी भी नगर में आता है, मध्य युग में जो कोई भी यात्री होता है किसी भी नगर में आता है तो वो उस नगर से आकांक्षाएं जो रखता है, वो यह रखता है कि वो नगर कैसा हो। मतलब वो जो आकांक्षाएं रखता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो नगर काय का है। मान लीजिए वो नगर मंदिर नगर है, या एक प्रशासनिक केंद्र है, या एक शिल्प नगर है, मतलब शिल्पकारों का नगर है जहाँ पर अच्छी अच्छी शिल्प करी हुई मूर्ति पत्थर मिलते हैं। और वाजरने का शहर है, या एक बंदरगाह पतन का भी शहर है। तो ये सब जो डिपेंड करता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि जो ये शहर है वो कैसा है, वो जो शहर है वो कैसा है। और इसके अलावा जो बहुत सारे नगर या शहर ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारी चीजों के लिए होते हैं, फेमस होते हैं। जैसे कि कई नगर अनेक प्रकार के भी होते हैं कि वो प्रशासनिक नगर, मंदिर नगर, शिल्पी नगर और के साथ साथ वाणिज्य कार्यालय भी होते हैं। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये मध्य और दक्षिण भारत में जो व्यापार और जो शिल्पकार के जो उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र या नगर थे उनका मैप है। जैसे कि सूरत हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, कलकत्ता हो गया, और बरार हो गया, बीदर हो गया, और हमारा हम्पी हो गया, और तंजावुर हो गया, और हमारा तिरुपति, मद्रास, ये सभी यहाँ पर दे रखे हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रशासनिक केंद्र। क्या है प्रशासनिक केंद्र? देखिए, जैसे कि आप चोल वंश के बारे में पढ़ कर आए हैं, तो जो चोल की राजधानी थी वो तंजावुर थी। क्या थी? तंजावुर थी। और जो कि 1000 वर्ष पहले थी। और जो हर समय बहने वाली कावेरी नदी जो थी उसके पास ही एक सुंदर नगर था। और यहाँ के जो राजा थे वो राजा राज चोल जो थे, उनके द्वारा एक निर्मित मंदिर था जो का राजा राजेश्वर मंदिर। अब जो मंदिर था, अब वो मंदिर का जो वास्तुकार था कौन था? गंजू रामलल्लन राजा राम और पेरुथ चशन की जो प्रशंसा थी वो बहुत ज्यादा करते थे, क्योंकि वो जो वस्तुकार था उसकी जो वास्तुकला थी वो इसलिए प्रशंसा करते थे। और ये जो वास्तुकार है, इस वास्तुकार का जो पता चलता है वो इस वजह से पता चलता है कि जो मंदिर की दीवार थी उस पर इसका नाम उत्कीर्ण था। और जो मंदिर के भीतर एक जो थी विशाल शिवलिंग भी थी। और इसके अलावा जो नगर में अनेक राजमहल थे जिसमें उसने कई मंडप बने हुए थे, और राजा के लोग जो होते थे इन मंडपों में अपने दरबार लगाते थे, जो राजा लोग होते थे। और यहीं से वो अपने जो उनके जो अधीनस्थ होते थे, उनके जो सामंत होते थे, उनके लिए आदेश देते थे। और जो नगर होते थे उनमें सैन्य सीवर भी होते थे, जो जिनमें सैनिक रहते थे। तो आगे पढ़ते हैं। और नगर के वो बाजार हलचल से भरे रहते थे जिनमें कपड़ा और आभूषण, मसाले, अनाज, जो ये सब बिकता था, वो जो बाजार थे वो हलचल से भरे हुए रहते थे। और जो नगर थे उनमें जो जल की आपूर्ति होती थी कुएं, तालाब, झील आदि से ही, जो उनके निकटतम रहते थे उनसे इनकी जो जल की आपूर्ति होती थी। और उसके पास जो नगर के उरियर सिलिया बुनकर जो मंदिर के उत्सव के लिए जो झंडियाँ बनाने का कपड़ा, और राजा के जो अभिजात वर्ग है उनके लिए जो बढ़िया सूती वस्त्र, और जो जो जनता होती थी, जनसाधारण जो लोग होते थे, उनके मोटे सूती वस्त्र वो तैयार करते थे। और यहीं से यहाँ पर जो कुछ ही दूरी पर एक स्वामी लाई में स्थापित अथवा जो मूर्तिकार जो उत्तम कांस्य मूर्ति जो लंबे लंबे सुंदर दीप घाटों के लिए बना रहे थे। मतलब यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्वामी लाई में वो मूर्तिकार स्थित थे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। देखिए जो तंजावुर है वो एक हमारा मंदिर नगर का भी एग्जाम्पल है। मंदिर नगर का जो नगरीकरण है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो प्रतिरूप है वो प्रस्तुत करता है। देखिए जो नगरीकरण है, नगरों के विकास की प्रक्रिया, और मंदिर जो अक्सर समाज और जो अर्थव्यवस्था होती थी उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होते थे। जैसे कि जो शासक लोग होते थे वो काफी पैसे खर्च किया करते थे मंदिर बनाने में, और जो शासक होते थे वो भिन्न-भिन्न जो देवी-देवता होते हैं उनके प्रति जो अपना भाव था उसको दर्शाते थे। और वो जो मंदिरों को भूमि और धन अनुदान में देते थे, और जिनकी जो आय थी वो धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे, और जो तीर्थयात्री और पुरोहित पंडितों को भोजन करवाया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। और मंदिर के जो दर्शनार्थी थे, मतलब जो दर्शन करने के लिए आते थे, भी दान दक्षिणा वो क्या करते थे। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जो मूर्ति बनाने की जो तकनीक थी, जैसे कि हम चैप्टर 2 में भी मूर्ति बनाने के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उस तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, जो कांस और जो घंटा धातु मतलब टीन की जो लुप्त मोम तकनीक है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कांसे की एक मिश्रित धातु होती है, जो कांसा होता है एक मिश्रित धातु होता है जो कि किसका बना होता है, तांबे और रगे मतलब टीन का, के उस के मेल से मिश्रण से तैयार होता है। और जो घंटा धातु में जो रगे का अनुपात किसी भी जो अन्य अलग किस्म का जो कांस्य होता है उससे अलग होता है, क्योंकि ये घंटे जैसी ध्वनि करता है, तो इसमें कांस्य का जो अनुपात होता है वो कम होता है। अब जो चोल कालीन जो कांसे की जो मूर्ति है जो कि लुप्त मोम की जो तकनीक से बनाई गई थी, ये जो तकनीक थी ये सर्वप्रथम इस तकनीक में मोम की जो मूर्ति थी उसे बनाई जाती थी। और जब मोम की मूर्ति बनकर तैयार हो जाती थी तो उस पर मिट्टी लेप दी जाती थी, और जब मिट्टी लेप दी जाती थी तो अब जो मिट्टी लेप कर मिट्टी को सूखने दिया जाता था। अब जब मिट्टी सूख जाती थी तो जो अब ये जो मूर्ति बनकर तैयार हुई है इसे गर्म आग में इसे गर्म करके पकाया जाता था, जिससे जो सतह थी मिट्टी की वो कड़क हो जाती थी, वो ठोस हो जाती थी, और जो मोम था वो पिलक भी जाता था। और जो मोम था उसे एक बहुत ही हल्का सा सावधानी पूर्वक छेद कर उसे निकाल दिया जाता था, और इसी छेद के सहारे उसमें जो मिश्रण होता है मूर्ति बनाने का वो डाल दिया जाता था। और जब तक वो मिश्रण ठंडा होता था ठोस हो जाता था तो फिर उस जो मिट्टी का जो सांचा जिसमें मिश्रण डाला गया है उसे सावधानी पूर्वक उसे हटा दिया जाता था, और फिर जो मूर्ति बनी है उसे साफ कर कर चमका दिया जाता था। और यही लुप्त मोम जो तकनीक है मूर्ति बनाने की वो थी। और जैसे कि एक कांस्य मूर्ति है जिसमें जो कृष्ण है उनको नाग रक्षक कालिया को काबू करते हुए दिखाया गया है। जैसे कि आप इसमें ये नाग देख रहे हैं ये, और वो उनके सिर पर पैर रखकर खड़े हैं। और जो मंदिर की जो कर्ता धर्ता होते थे वो धन को जो व्यापारी जो साहूकार हैं उसमें लगाते थे, साहूकारी में वो लगाते थे व्यापार, और जो साहूकारी है उसमें जो मंदिर के कर्ता धर्ता थे वो लगा देते थे। इसलिए जो मंदिर होते थे वो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण होते थे। और सने सने मतलब समय समय के साथ जो बड़ी संख्या में जो पुरोहित और जो पुजारी और जो कामगार शिल्पकार व्यापारी जो ये सभी थे, ये मंदिर और उसकी जो दर्शनार्थी हैं और जो तीर्थार्थी है उनकी आवश्यकताओं को पूरी कराने के लिए मंदिर के आसपास बस जाते थे। जैसे कोई बड़े मंदिर का यहाँ पर निर्माण हुआ, इस क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा अच्छा मंदिर बना दिया गया जिसकी जो ऐसे देवी देवताओं को यहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया जिसकी सब लोगों में आस्था थी। अब जो मंदिर है, मंदिर में उसके दर्शन करने वाले दर्शनार्थी आएंगे, और तीर्थ यात्री आएंगे, और पुजारी पुरोहित आदि आएंगे जो कि दान दक्षिणा भी देंगे, और दूर दूर से जो लोग हैं वो दर्शन करने आएंगे। तो उनके लिए यहाँ पर जो उन्हें रहने के लिए जो काफी दिन तक रुक भी सकते हैं, या उनकी जो आवश्यकता पूरी करने के लिए उन खाने के लिए जो रिसोर्सेज होने चाहिए या जो संसाधन होने चाहिए उनके लिए जो मंदिर थे उनके आसपास बसावट होने लग जाती थी, जिससे लोगों को रोजगार भी काफी मिलता था। तो इसलिए जो मंदिर होते थे महत्वपूर्ण होते थे, और इसी वजह से जो लोग थे वो मंदिरों के आसपास बसते गए थे, और इस प्रकार जो मंदिर थे उन मंदिर नगरों का विकास होने लगा।
इसी तरह से ही मंदिर जो थे, मंदिर नगरों का विकास हुआ। जो मंदिर के आसपास नगर बसने लगे क्योंकि बसावट ज्यादा होने लगी थी। और इसी रीति से मंदिर के चारों ओर नगरों का आविर्भाव हुआ था। जैसे कि मध्य प्रदेश में भिल्ली स्वामिनी मतलब भिलासिया विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ का मंदिर, और कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जैसे मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम, मुंगेर और आंध्र प्रदेश में तिरुपति, ये सभी। तो आगे पढ़ते हैं। अब जो तीर्थ स्थल थे वो धीरे धीरे अब नगरों के रूप में विकसित हो गए थे। जो अब तीर्थ स्थल थे वो धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होते जाते, जैसे कि उत्तर प्रदेश का वृंदावन और तमिलनाडु का तिरुवन्नमलाई। और ये ऐसे नगर के दो उदाहरण हैं। और अजमेर राजस्थान में, जो कि 12वीं शताब्दी में चौहान, जो कि चाहमान कहा गया था, उनका पुराना नाम क्या था, चाहमान, अब उन्हें चौहान कहने जाने लगा था। जो चौहान राजा होते उनकी राजधानी थी। और जो आगे चलकर जो मुगल शासन में सूबा मतलब सूबे का मुख्यालय बन गया। और यह जो था ये नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल था। जैसे कि जो एक सुप्रसिद्ध संत थे, कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी जो थे, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जहाँ पर इनकी दरगाह थी, यहाँ पर इन्होंने अपनी दरगाह बना ली थी, जो कि इनकी दरगाह आज भी है। और यहाँ पर ये रहने लग गए थे, और यहीं पर जो अपने श्रद्धालु दर्शनार्थी थे उन्हें उपदेश देते थे। और उनके जो दर्शनार्थी और श्रद्धालु जो सभी थे वो पंथ और मतों के हुआ करते थे। और वो अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर, जहाँ के प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते थे। तो इसी तरह जो नगर थे वो मंदिर नगरों में, जो मंदिर थे वो मंदिर के आसपास अब मंदिर नगर विकसित होने लग गए थे। तो आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है छोटे नगर का संजाल। तो शुरू करते अपने टॉपिक को। देखिएगा, अब जो 8वीं शताब्दी थी, 8वीं शताब्दी से जो हमारा उपमहाद्वीप था, उपमहाद्वीप के जो बहुत सारे जो छोटे छोटे नगर थे उनका संजाल। तो संजाल का जो मतलब होता है कि जिसकी शाखाएं फैलने लगी थी, तो संजाल सब इसने लगा था, उनकी शाखाएं फैलने लगी थी। जो छोटे छोटे नगर थे, अब वो नगर कैसे थे, उन छोटे छोटे नगर कैसे बने, उनके जो प्रभाव, सॉरी प्रादुर्भाव जो था वो बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनका जो उत्पन्न हुए थे वो बड़े बड़े गांवों से होने लगे थे। अब जो गांव थे, जो बहुत पहले से उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी थी, तो इसी वजह से जनसंख्या बढ़ने की वजह से अब जो गांव थे वो विकसित होने लगे थे, वो बड़े बड़े होने लगे थे। तो इसी वजह से वो छोटे छोटे नगर के रूप में पनपने लगे थे। और ये जो छोटे छोटे नगर होते थे, इनमें एक मंडी पिका होती थी। मंड पिका होता था, जिसे मंडी मंडी जिसे हम कहते हैं वो होता था। और मंडी में क्या होता है, जो आसपास के जो लोग होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वो अपनी जो वो फसल उगाते थे, फसल उपजाते थे, उसे बेचने के लिए यहाँ आते थे। और और ये जो नगर होते थे, इनमें ऐसी भी गलियां थी जहाँ पर जो व्यापारी लोग होते थे वो व्यापार करते थे, जहाँ पर दुकान व बाजार होते थे। ऐसी भी गलियां होती थी जिन्हें हट, जिसे आज हम कहते हैं हट कहते हैं, ये कहा जाता था। और इसके अलावा भी बहुत बहुत प्रकार के जो कारीगर और शिल्पकार थे वो आते थे, जैसे कि कुम्हार और तौलिया और शक्कर बनाने वाले, साड़ी वाल बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थरों को तोड़ने वाले शिल्पकार, ये सभी यहाँ पर आते थे। जो अपने जो उत्पादन करते थे उसे बेचने के लिए यहाँ पर आते थे। और जो कुछ व्यापारी ऐसे भी थे जो स्थायी रूप से उन्हीं नगरों में अपना घर मतलब बना लिया था, और इन्हीं नगरों में वो बस गए थे। और उन्हीं नगरों में वो अपना कारोबार करते थे। और जबकि कुछ व्यापारी ऐसे थे जो घूम घूम कर नगर में क्रय विक्रय कर अपना जो कारोबार था उसे करते थे। और इसके अलावा जो आसपास और जो दूर दराज के व्यापारी थे, वो इन नगरों में स्थानीय जो उपज खरीदने के और जो दूरवर्ती स्थानों के उत्पादन, जैसे कि घोड़ा, नमक, कपूर, केशन, पान सुपारी, काली मिर्च जैसे मसाले जो हों बेचने के लिए भी आते थे। कुछ खरीदने के लिए भी आते थे, बेचने के लिए भी आते थे। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से व्यापार होने लगा था। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र है जो नगर का, जहाँ पर व्यापार हो रहा है। ये कुछ अपना सामान बेचने आए हैं, यहाँ पर कुछ खरीदारी भी कर रहे हैं, कुछ अनाज आदि भी बेचने आते थे या खरीदने भी आते थे। तो आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, आमतौर पर कोई संबंध या कोई
जमींदार जो कोई परवर्ती काल का जो जमींदार हो, इन नगरों के आसपास जो था वो किलाबंदी कर देता था और किलाबंदी कर महल बना लेता था। और जो ऐसे संबंध होते थे व्यापारी और जो शिल्पकार होते थे जो व्यापार करते थे मेनली, उनसे वो टैक्स लेने लग जाता था। और कभी कभी ये जो कर थे इनका जो संग्रहण संग्रहण का जो अधिकार था वो स्थानीय मंदिरों को भी दे दिया जाता था। और और किन स्थानीय मंदिरों को दिया जाता था जिनका निर्माण उन्होंने करवाया है या उनके द्वारा या धन जो है जो व्यापारी हैं उनके द्वारा किया हुआ है। और ऐसे जो अधिकार हैं उनके भी उल्लेख मिले हैं जिनसे ये पता चलता है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं जिसमें लकड़ी पर एक जो कारीगर है वो नक्काशी कर रहा है। तो जो शिल्पकार होते थे, जो नक्काशी के जो कारीगर होते थे, वो अपने उत्पादन को जो बनाते थे उसे भी ये बेचने आया करते थे। तो बाजारों पर कर, ये जो आप अभिलेख देख रहे हैं ये अभिलेख 10वीं शताब्दी से एक अभिलेख मिला है। मतलब ये जो सारांश देख रहे हैं ये अभिलेख मिला है उसका एक सारांश है। और जिसमें वो शुल्क दिए गए हैं वो कर दिए गए हैं जो मंदिर के जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूले जाते थे। और यह वसूले किए गए थे। तो शक्कर, गुड़ और रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। और इसके अलावा जो व्यापारियों पर, धातु की चीज बनाने वालों पर, आश्वकों और तेल, पशु चारक, अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। और ये जो कर थे कभी नकद या कभी सामग्री जो वो सामान होता था उसके रूप में वसूल लिए जाते थे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बड़े और छोटे व्यापारी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बड़े और छोटे व्यापारी। देखिएगा, जैसे आप मेनली देखते हैं कि व्यापारी बहुत भी में बहुत प्रकार के होते हैं। एक बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, एक छोटे से व्यापारी, एक मीडियम व्यापारी, मतलब व्यापारियों में भी प्रकार होते हैं बड़े छोटे। तो इसी प्रकार व्यापारी व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। तो उनमें बंजारे लोग भी हुआ करते थे। और जो कई व्यापारी थे वो घोड़ों के व्यापार व्यापार भी क्या करते थे। और जो घोड़े के व्यापारी थे उन्होंने अपने संघ बना लिए थे, वो अपने संघ बना लिए थे और उन व्यापारियों का एक मुखिया होता था। और वह जो मुखिया था वो उनकी ओर से घोड़े खरीदने के जो इच्छुक योद्धा होते थे, जो योद्धा घोड़े खरीदते थे उनसे वो बातचीत करता था। और क्योंकि जो व्यापारियों को बहुत दूर दराज राज्यों में जाना पड़ता था, दूर दूर यात्राएं करनी पड़ती थी व्यापार के लिए, तो उन्हें राज्यों से, किसी दूसरे राज्यों से या जंगल से भी होकर जाना पड़ता था। तो इसीलिए वो आमतौर पर काफिला बनाकर चलते थे, इकट्ठे होकर काफिला बनाकर चलते थे जिससे वो अपनी रक्षा भी कर सकें। और जो ये व्यापार का संघ बनता था इसे गिल्ड कहते हैं। जो गिल्ड व्यापार का संघ बनता था जिससे व्यापार का संघ बन जाता था। और दक्षिण भारत में भी ऐसे संघ मिले हैं जो 8वीं शताब्दी जो परवर्ती काल में बने थे। और उनमें से एक प्रसिद्ध भी है मणिग्रामर, नाना देशी। ये जो व्यापारी संघ थे जो दक्षिण भारत के थे। और ये व्यापारी संघ जो थे प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व जो एशिया है और चीन जो है उसके साथ बहुत बहुत दूर तक ये लोग व्यापार करते थे। और इसके अलावा चेट्टियार, मारवाड़ी, ओसवाल जैसे भी समुदाय थे जो आगे चलकर जो भारत है उसके प्रधान जो व्यापारी थे, व्यापारी समुदाय वो बने थे। और गुजरात में भी व्यापारियों के समुदाय बन गए थे जैसे कि हिंदू बनिया, और जो कि आज भी बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, और मुस्लिम बोहरा, जो दोनों समुदाय शामिल थे। और ये जो थे ये दूर दूर तक, जैसे कि लाल सागर हो गया और फरास की खाड़ी हो गई, पूर्व अफ्रीका हो गया और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से ये लोग जो थे व्यापार करते थे। और वे इन पतनों में, ये जो बंदरगाह में जो कपड़े, मसाले जो बेचते थे, और उसके बदले जो वो अफ्रीका से सोने, हाथी के दांत, दक्षिण पूर्व जो एशिया और जो चीन से जो मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी ले आते थे। और कभी कभी सोना चांदी में भी ये जो व्यापार होता था। क्योंकि ये जो व्यापार होता है सोना चांदी में इसलिए होता था सामानों में, क्योंकि उस टाइम कोई निश्चित करेंसी नहीं थी, कोई निश्चित मुद्रा नहीं थी। क्योंकि कुछ देश की मुद्रा उसके देश में चल रही है, कुछ की इसमें, इसलिए तो सोना चांदी या किसी बर्तन से ये लोग, किसी वस्तु से ये लोग व्यापार किया करते थे। और मेनली जो व्यापार होता था वो सोने चांदी से ही होता था। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा पश्चिमी तटों के नगरों में जब अरबी, फारसी, चीनी, यूरोपियन और सीरियाई ईसाई बसे गए थे, तो जो लाल सागरों के जो बंदरगाह में बेचे जाने वाले जो भारतीय कपड़ा और इतावली व्यापारी जो द्वारा जो खरीदे जाते थे, वहां से वो जो थे वो आगे यूरोपीय बाजार में बेच देते थे और उनसे वो बहुत ही ज्यादा लाभ कमाते थे। और जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में जो मसाले उगाए जाते थे जैसे कि काला मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ, ये जो बनाए जाते थे सॉरी उगाए जाते थे, ये जो यूरोप है, यूरोप के महत्वपूर्ण जो व्यंजन है उनका ये अंग बन गए थे। और जो भारतीय जो सूती कपड़ा था वो काफी लुभावना जो था वो हो गया था। और ये जो चीजें थी, ये चीजें ही जो यूरोप है, यूरोपियन जो व्यापारी होते थे इन्हें भारत तक खींच लाई थी, क्योंकि यूरोप में इनका बहुत ही ज्यादा उन्हें दाम मिलता था, बहुत ही ऊंचे ज्यादा पैसों में ये लोग बेच देते थे और इन्हें फायदा होता था। और इसके साथ ही जो समय समय के साथ जैसे कि मांग बढ़ती जा रही थी, तो व्यापार और जो नगर थे, व्यापार और नगरों के जो रूप थे वो बदलने लग गए थे। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पर हमें एक बॉक्स में काबुल के बारे में दे रखा है। देखिए जो काबुल है, काबुल जो था वो अपनी पहाड़ी और भूदृश्य के लिए जो 16वीं सदी है उसमें काफी महत्वपूर्ण था, और वो राजनीतिक वाणिज्य दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो काबुल और कांधार थे इनसे जो रेशम मार्ग था, जिसकी हम पिछली बुक में भी पढ़कर आए हैं, जो सुप्रसिद्ध हमारा रेशम मार्ग था, और साथ ही वहां पर वो गुजरता था, और इसके साथ वहां पर घोड़ों का भी व्यापार होता था जो कि इसी मार्ग से हुआ करता था। और 7वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो जो बैप्टिस्टे टेवर्नियर जो थे, उन्होंने अनुमान लगाया था कि जो काबुल है, काबुल में जो घोड़े हैं, घोड़े का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपए का होता था। अब आपको 30,000 रुपए ऐसे लग रहा है कि इतने कम का, लेकिन ये जो 30,000 रुपए थे उस टाइम बहुत ही भारी और बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे। तो उन दिनों में से एक ये बहुत अच्छी रकम हुआ करती थी। और काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल और जो थे वो ऊंटों पर लाद कर लाए जाते थे। और उपमहाद्वीप में जो हमारा उपमहाद्वीप है, इसमें और इसकी जो अलग अन्य भाग होते थे इसमें बेच दिए जाते थे। और इसके अलावा वहां पर गुलामों की बिक्री के लिए जो गुलाम होते थे वो लाए जाते थे। तो आगे पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है नगरों में शिल्प। तो जो बीदर के जो शिल्पकार थे, वो जो तांबा चांदी में जो जड़ाई के जो काम होते थे, जो जड़ाईदार काम होता था, उसके लिए वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। और वो इतने प्रसिद्ध हो गए थे, जो ये जड़ाईदार काम करते थे, इस जड़ाईदार का काम का नाम, इस शिल्प का नाम बीदर पड़ गया था, बीदरी पड़ गया था। और पांचाल अथवा विश्वकर्म जैसे समुदाय थे, जिसमें सुनहार और कशेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बड़े ये जो सभी आते हैं, ये मंदिर के निर्माण के लिए जो आवश्यक होता था। इसके अलावा वो जो राजमहल है उसमें बड़े बड़े भवन और तालाब, जो जलाशय के निर्माण में भी अपनी जो ये महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करते थे। और इस प्रकार ये सालियार के कोलार जैसे बुनकर भी जो समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। और वो भी मंदिरों को भारी जो दान दक्षिणा है वो करते थे। और वस्तु निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य भी, जैसे कपास को साफ करना, काटना, रंगना भी, जो कि स्वतंत्र जो व्यवसाय बन गए थे। और इनके लिए जो एक विशेषज्ञ होता है उसकी आवश्यकता पड़ती थी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक अच्छी खासी शिल्प का काम कर रखा है, जो कि पीतल का मोमबत्ती दान है इस पर। और ये शॉल है, शॉल के बॉर्डर पर भी एक अच्छा खासा जो शिल्प है उसका काम हुआ है। तो आगे पढ़ते हैं, शहरों के बदलते हुए भाग्य। देखिएगा कई सदियों के लंबे समय में जो अहमदाबाद, जो कि गुजरात में मौजूद है, जैसे कुछ जो बड़े नगर थे वो व्यापारिक जो केंद्र है उसके रूप में विकसित होने लग गए थे। लेकिन जो तंजावुर था, जैसे कि कुछ अन्य नगरों की अपेक्षा वो काफी विस्तृत और महत्वपूर्ण दृष्टि से सिकुड़ गया था। पहले की अपेक्षा जो विस्तृत और महत्वपूर्ण की दृष्टि से वो काफी सिकुड़ गया था। और इस काल के से पश्चिम बंगाल की जो भागीरथी नदी के तट पर स्थित जो मुर्शिदाबाद में जो रेशमी कपड़े हैं, रेशमी वस्त्र के जो प्रमुख केंद्र के रूप में वो जो उभरा था। और वह जो था वो 1704 में जो
बंगाल की जो राजधानी बन गया था, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका जो व्यापार था ये नीचे जाने लगा था, क्योंकि जो बु- यहाँ की जो बुनकर थे, जो इंग्लैंड की मिलों से जो कपड़े आए थे, जो सस्ते कपड़े आए थे, उनके सामने प्रतियोगिता में ये टिक नहीं पा रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। हम्पी हम्पी मुछली पट्टनम और सूरत नजदीक से एक नजर। तो पहले हम हम्पी की जो वास्तुकला का जो सौंदर्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जो हम्पी नगर है वो कहाँ पर है, वो कृष्ण और जो तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा नदी है, उनकी घाटियों में ये स्थित है। और ये जो नगर नगर है, ये 1336 में स्थापित हुआ था, जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक केंद्र स्थल था। और हम्पी के जो खंडर है वो काफी शानदार खंडर है, सॉरी खंडर है। और इन खंडरों से हमें पता चलता है कि जो शहर था, शहर की किलेबंदी जो थी वो काफी उच्च कोटि की थी। तो ये जो किलेबंदी की जो दीवार थी, उनमें कहीं भी गारा छूने की जो किसी भी जो चीज जो जोड़ने वाला मसाला है, इस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं दिखा है। और जो शिलाखंड थे उन्हें आपस में गूंथ कर फंसाया गया था। तो जैसे कि आप ये हम्पी के आहते की दीवार देख रहे हैं, जिसमें एक जो ये टूटी हुई है, इसके साइड में बुर्ज दिख रहा है। जैसे कि ये बुर्ज दिख रहा है, इसके साइड में ये हल्की सी टूट गई है। तो आगे पढ़ते हैं। तो एक किलेबंद नगर, तो ये जो एक पुत्र कालियाती डेमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का एक वर्णन किया है कि गोवा से जो आने वाले लोग जो थे वो इस प्रवेश द्वार से गुजरते थे। और इसके जो अंदर जो ये प्रवेश द्वार था, इसके अंदर एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीन बद्ध नगर बसाया गया था, जो कि दीवार और जो बुर्ज थे उनसे काफी सुरक्षित था। और ये जो दीवारें थी, ये अन्य नगरों जैसी ये दीवारें नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत ही मजबूत और राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य जो भाग है उनमें बहुत ही कमी से देखने को मिलता है। और उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की जो अत्यंत सुंदर कतारें हैं, और इनकी जो छतें हैं वो बताते हैं कि इन छतें सपाट और चपटी हैं। तो जो हम्पी की जो वास्तुकला थी वो विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के जो शाही भवन थे, शाही भवनों के जो भव्य महरेदार गुंबद थी, और वहाँ के कई वहाँ जो स्तंभ के कई विशाल कक्ष थे, और जिसमें मूर्ति रखने के लिए भी आले बनाए हुए थे। और यहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिनमें कमल टोडा आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। और जो 15वीं और 16वीं शताब्दी के अपने जो समृद्धि काल में जो हम्पी जो था वो कई वाणिज्य और सांस्कृतिक गतिविधियां जो थी इसमें गुंजियमान रहता था। और इन्हीं दिनों हम्पी के जो बाजार में मूरे मूरे जो होते हैं वो मुस्लिम सौदागरों के लिए एक सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम है, जो कि जो चोटियार और पुर्तगाली जैसे व्यापारी, जो यूरोपीय व्यापारी के एजेंटों का यहाँ पर जमघाट, मतलब यहाँ पर जमाव लगा रहता था, यहाँ पर आते जाते रहते थे। और यहाँ पर आप ये हम्पी की जो विट्ठल मंदिर है उसमें पत्थर का बना हुआ जो रथ है उसे आप देखेंगे। ये हम्पी का जो विट्ठल मंदिर है यहाँ पर ये पत्थर का बना हुआ ये मंदिर है। तो जो मंदिर था वो मंदिर सांस्कृतिक और गतिविधि के केंद्र होते थे। और यहाँ पर जो देवदासी रुक्ष मतलब शिव मंदिर के जो अनेक स्तंभ वाले जो विशाल कक्ष में देव की प्रतिमा और राजा तथा जो प्रयोजन के समक्ष निवर्तन क्या करती थी। और महानवमी पर्व जो आज जो दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत जो बहुत ही एक अच्छा महत्वपूर्ण पर्व ये माना जाता था। और जो पुरातत्व हैं उन्होंने उस महानवमी मंच को खोज निकाला, जहाँ राजा जो था वो अपने जो अतिथि का स्वागत सत्कार करता था, और जो अधीनस्थ व्यक्तियों ने नजराने उपहार उसे लिया करते थे। और वहीं विराजमान होकर राजा जो था वो नृत्य और जो संगीत तथा मल्लायुद्ध के जो कार्यक्रम होते थे वो देखता था। और जो 1565 में जो दक्कनी सुल्तानों ने गोलकुंड, बीजापुर और अहमदनगर, बर्रार और बीदर के जो शासक के हाथों से विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का जो था वो निवास हो गया था, सॉरी विनाश हो गया था। तो आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, वाजन्य केंद्र किसे कहते हैं। वाजन्य केंद्र उसे कहते हैं कि कोई ऐसा स्थान हो
जहाँ पर विभिन्न उत्पादन होते हैं, और वो ऐसा केंद्र हो जहाँ पर उत्पादन को आने वाले माल खरीदता हो या बेचा जाता हो। और तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। देखिएगा, सूरत जो था, सूरत मुगल काल में कैम्बे जो आज खंबात है, और कुछ समय बाद की जो अहमदाबाद के साथ साथ जो गुजरात में पश्चिम व्यापार का जो एक वाणिज्य केंद्र बन गया था, और जो सूरत और मुझ की जो खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ जो व्यापार करने के एक मुख्य द्वार था। और सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से जो थे, यहाँ से बहुत से हज यात्री जो थे यहीं से हज के लिए जहाज पर रवाना हुआ करते थे। और सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग रहते थे। और 7वीं शताब्दी में वहाँ पर पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम थे। कब थे? 7वीं शताब्दी में जो सूरत है। और जो अंग्रेजी इतिहासकार जो थे, ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए दिखाया कि किसी भी एक वक्त पर विभिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। तो ये जो वर्णन किया था, ये ओविंगटन ने किया था, जो कि एक अंग्रेजी इतिहासकार थे। तो सूरत में ऐसी अनेक दुकान थी जहाँ पर जो सूती कपड़ा था वो थोक और फुटकर में मिलता था। और सूती का वस्त्र के जो अपने सुनहरे गोटे किनारियां, मतलब जरी का जो काम होता था, उसके लिए प्रसिद्ध था। और उनके लिए जो पश्चिम एशिया और अफ्रीकी और यूरोप बाजार में उपलब्ध थे। और राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए जो विश्राम गृह थे वो बनवाए हुए थे, जो राज्य था, मतलब राजा ने अपने राज्य में। और यहाँ पर भव्य भवन और जो असंख्य बहुत ही सारे जो मनोरंजन स्थान है वो यहाँ पर थे। और सूरत में काठियावाड़ी, सोठो और महाजनों की बड़ी बड़ी जो साहूकार कंपनियां थी, इनका भी जो उल्लेख है वो मिलता है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों की को दूर दूर से तक मिस्र में काहिर, इराक में बसेरा, और जो बेल्जियम है, बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में भी मान्यता प्राप्त थी कि जो हुंडी होता है, हुंडी जो होता है, हुंडी एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जो रकम दर्ज कराई जाती है, जो एक व्यक्ति द्वारा रकम दर्ज कराई जाती है, और हुंडी को कहीं अन्य यंत्र प्रस्तुत करा के जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। और किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जो सूरत का भी जो अधपतन प्रारंभ हो गया था। और मुगल साम्राज्य के पतन के कारण जो बाजार और तथा जो उत्पादक की जो हानि हुई थी, और पुर्तगालियों द्वारा समुद्र पर नियंत्रण, और बम्बई जो अब मुंबई है से भी प्रतिस्पर्धा, और 1668 में जो ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपना यहाँ पर मुख्यालय स्थापित कर लिया था। और आज जो सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जोखिम भरा दौर मुस्लिमपट्टनम के लिए चुनौती। देखिएगा, मुस्लिमपट्टनम या मछलीपट्टनम जो नगर था वो कृष्ण नदी डेल्टा पर स्थित था। और 7वीं शताब्दी में यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की जो गतिविधियों का यह नगर था। और हॉलैंड और जो इंग्लैंड है, जो दोनों जो देशों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ने भी जो मुस्लिमपट्टनम पर नियंत्रण करने का जो प्रयास किया था, क्योंकि तब तक वह जो आंध्र तट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पतन माना जाता था। और जो मछलीपट्टनम का किला है जो हॉलैंड वासियों ने ही बनवाया था। तो यहाँ पर मछुआरे का एक गरीब परिवार, उसके बारे में वर्णन दे रखा है। तो अंग्रेज ईस्ट इंडियन कंपनी ने एक गुमस्ते विलियम मैथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मुस्लिमपट्टनम का वर्णन किया था। तो गुमशता मतलब ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा नियुक्त एक व्यापारी होता है। मतलब यह एक गोलकुंड का मुख्य पतन था, जहां पर परम प्यूज ईस्ट इंडियन कंपनी, सॉरी परम पूज्य जो ईस्ट इंडियन कंपनी है, उसने अपने यहाँ पर एजेंट रखे थे। और ये एक छोटा नगर था, पर बहुत काफी ये घना बसा हुआ था, और बिना ये किसी चार दीवारी के खराब तरीके से बना हुआ था। और यहाँ पर ना तो अच्छी जगह स्थित थी, और यहाँ जो सभी जल की जो स्रोत थे वहां पर खारे पानी था।
और पहले एक गरीब जो मछुआरा नगर हुआ कर चलता था, और आगे चलकर यहाँ पर जहाज़ों के लंगर डालने की सुविधा हो गई थी, जिससे व्यापारी लोग यहाँ यहाँ रहने लगे। और चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यह जो इस तट पर आते जाते रहते हैं, और उनके लिए जो निवास की व्यवस्था है यह करता है। और जो गोलकुंड ने कुतुबशाही शासकों ने जो कपड़े, मसाले और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एक अधिकार लागू किया था, जिससे कि वहां का व्यापारी पूरी तरह से ईस्ट इंडियन कंपनी के हाथों में ना चला जाए। और जब विभिन्न व्यापारी समूह, जो गोलकुंड के जो कुलीन वर्ग, जो कि फारसी सौदागर, तेलुगु कमेटी चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धि बना दिया था। जब मुगलों ने गोलकुंड तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार जो मीर जुमाल ने, जो स्वयं एक सौदागर थे, ने हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंड को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और अब जो यूरोपीय कंपनी के सामने कोई अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हो गई थी। तो कंपनी की कई नीतियों के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त था कि पतन भीतरी प्रदेशों के उत्पादन केंद्र के संबंध में बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के जो नए केंद्र हैं उनके साथ एक जो नया राजनीतिक और प्रशासनिक तथा वाजिरने भूमिका भी अदा करे। और जब कंपनी के जो व्यापारी थे, जो बम्बई और कलकत्ता और मद्रास चले गए थे, और तब मुस्लिमपट्टनम जो अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा था, और 18वीं शताब्दी के बाद उसका अधपतन हो गया था। और आज एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक ये आज कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नगर और व्यापारी। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो यूरोप के देश और व्यापारी उद्देश्य से मसाले, कपड़े की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गई थी। और जो अंग्रेजी, होलैंडवासी, फ्रांसीसियों ने जो अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों को विस्तार के लिए अब जो अपनी अपनी ईस्ट इंडियन कंपनी बनाई थी। प्रारंभ में जो मुल्ला अब्दुल गफूर और जो वीर जी वोरा जैसे कुछ बड़े जो भारतीय व्यापारी थे, ने जो जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया। किंतु जो यूरोपीय कंपनी ने, जो कि समुद्र व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया, और जो भारतीय व्यापारी एजेंट के रूप में कार्य के लिए मजबूर उन्हें कर दिया था। और अंत में जो अंग्रेजी महाद्वीप, अंग्रेज जो थे, वो जो हमारा उपमहाद्वीप है, इसमें सर्वाधिक जो सफल जो वाणिज्य और राजनीतिक जो शक्तियां होती हैं, इसके रूप में वो स्थापित हो गए थे। मतलब वो आकर इसके रूप में स्थापित हो गए थे। और वस्तु जैसे कि वस्त्रों जैसी वस्तु जो थी, इनकी मांग जो थी वो तेजी से आने लगी थी। तो तेजी से आने की वजह से जो अधिकारी लोग थे, उन्होंने कताई, बुनाई और धुलाई आदि का जो धंधा था, जो काम होता था, इसे अपना लिया था। और इसमें इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ था, जैसे भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग रूप और डिजाइन जो अधिकाधिक परिष्कृत हो गए थे। अब किंतु इस काल में जो शिल्पकार की जो स्वतंत्रता थी वो घटने लगी थी, और शिल्प पीजन जो पेशगी प्रणाली पर काम करने लगे थे। मतलब इसका अर्थ होता है कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंट से पहले पेशगी ले ली थी, पेशगी मतलब उन्होंने कुछ पैसे ले लिए थे बनाने के लिए, उनके लिए उन्होंने कपड़ा बुनना होता था। बुनकर को अपना कपड़ा बुनाई के नमूने बेचने की उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। उन्होंने तो एजेंटों के द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार उन्हें बनाने पड़ते थे। और 18वीं शताब्दी में जो बम्बई, कलकत्ता और जो मद्रास है, ये जो नगर थे, इन नगरों का महत्वपूर्ण नगर के रूप में उदय हो गया था। ये उगने लगे थे। और जो ये नगर हैं, ये आज महत्वपूर्ण जो प्रमुख महानगर हैं, वो भी हमारे देश के कहलाते हैं। और शिल्प में, वाणिज्य में बड़े बड़े जो परिवर्तन थे वो आए थे। और जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनी द्वारा इन नगरों में स्थापित जो ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए थे, ब्लैक यानी देसी व्यापारी और शिल्पकारकों ने ब्लैक टाउन में सीमित कर दिया गया था। और जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जो जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की जो शानदार कोठियां थी, उनमें इन लोगों ने अपने आवास बना लिए थे। और 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा जो वाणिज्य की कहानी थी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
तो जो प्रारंभिक में 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क का ये चित्र है, जो कि 18वीं शताब्दी के आरंभ का है। तो जो वास्को डी गामा था, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, जो 15वीं शताब्दी में जो यूरोपीय नाविक थे, उन्होंने तरह तरह के समुद्री मार्ग खोजने का अभूतपूर्व कार्य किया था। उनमें से कई जो नाविक थे, वो भारतीय उपमहाद्वीप को खोजने और जो मसाले प्राप्त करने की भी इच्छा उन्होंने प्रेरित की थी। तो जो पुर्तगाली वास्को डी गामा था, वो अटलांटिका की यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार कर भारत पहुंचा था, और उसने अपनी पहली यात्रा 1 वर्ष से अधिक समय लगा था। और वह जो था, वह 1998 में कालीकट पहुंचा, और अगले वर्ष उसने पुर्तगाल की जो राजधानी थी लिस्बन लौट गया। तो और इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 2 जहाज थे, और 4 जहाजों में से 2 तो नष्ट हो गए और 2 ही बचे थे। 170 यात्री थे, जिसमें 54 जीवित बचे थे। और इस प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो समुद्री मार्ग खोला, वो बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो गया था। उसके बाद तो जो अंग्रेज और हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी इसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया था। और भारत खोजने के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज के एक अन्य शुभ परिणाम निकला, जिसकी किसी को भी आशा नहीं थी, कि जो एक इटली वासी था क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए वो अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने लगा। और यात्रा करने का निश्चय किया, उसने सोचा था कि जो पृथ्वी है वो गोल है, और वह पश्चिम की ओर से भारत पहुंच सकता है। और वह 1942 में जो वेस्ट इंडीज तट पर पहुंचा, और वेस्ट इंडीज का नाम इसी वजह से ही पड़ा। और उसके पीछे स्पेन, पुर्तगाल नाविक और विजेता भी यहाँ पर आते रहे, और पुर्तगाल नाविक और विजेता भी यहाँ पर आते रहे। तो उन्होंने मध्य और जो दक्षिण अमेरिका के बड़े भागों पर भी अपना उन्होंने कब्जा कर लिया था। और अक्सर जो उन प्रदेशों में जो पहली जो बस्तियां थी, उन्होंने उन बस्तियों को नष्ट कर दिया था। तो सो गाइज, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको जो वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही कमेंट में लिखें कि आपको वीडियो कैसे लगे। अगर आपकी इस चैप्टर में कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।